जय श्री राम। योगेश अनंतकाल सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। आगे बढ़ते हैं। वैसे लास्ट एपिसोड में मैंने वो उम्मियत की कहानी आपको सुनाई थी, तो मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई ये सुन्नत पे चलने वाला ये धर्मांध आक्रांता हमारा बादशाह सल्तनत दिल्ली, इसने अब्दाली का विरोध क्यों किया? अगर दोनों एक ही उम्मा के मालिक है, हाँ, दोनों पवित्र है, श्रद्धावान है, हाँ, तो विरोध क्यों किया? बिल्कुल मित्रों किया है, क्योंकि इन नबी के सुन्नत पे चलने वाले सभी मोमिन नहीं है। ये सभी जितने भी तुम देखते हो, ये शिर्क करने वाले, क्या कहते हैं इसको, शिर्क करने वाले मुस्लिम है। उसको एक शब्द है उर्दू का, पता नहीं, वो अभी भूल गया। मुशरिक, हाँ, मुशरिक है, शिर्क करने वाले मुशरिक है। खुद के जान पे उनकी बनाई तो करने विरोध, क्योंकि भाई धर्म से बड़ा तो उनका ये अपना जीव है। वैसे 1753 में बादशाह और वजीर तो आपको मालूम है, सदादत जंग था। बादशाह मोहम्मद शाह का एक चिरकुट था, शाहजहान तृतीय कहते हैं उसे। वो छोड़ी, वो ऐसे चिल्लर 5-6 अगले 15 साल में आके गए हैं। बाद में शाह आलम आया, वो बकायदा आगे फिर 30 साल जिया, उसके बाद उसको अंधा विंधा कर दिया। उसकी स्टोरी मैंने आपको बताई है। तो ये समझने वाली बात होगी कि ये हमारा जो नौजवान मोहम्मद शाह का बंदा था ना, उसकी और वजीर में प्रचंड तनाव हो गया था। अब इसे थोड़ा सा आज हम समझने की कोशिश करेंगे। गाजीउद्दीन को लेके जब शिंदे और होलकर दक्कन चले गए, मैंने आपको बताया था कि गाजीउद्दीन तो पहले तो नहीं आया था, नहीं, यही वजीर बादशाह जो अंतर रंग है ना दिल्ली सल्तनत के, उसमें उल्था पालत हो रही थी, इसलिए गाजीउद्दीन वहां रुका हुआ था। चांस मिला तो शिंदे होलकर उसे दक्कन लेके आए, लेकिन वहां पे तो शतरंज बिछा हुआ था। अब गाजीउद्दीन जाने के बाद में बादशाह और वजीर में तूफान खड़ा हो गया। 28 मार्च 1753 का अंताजी माणकेश्वर का पत्र है। मित्रों, बात बता दूं कि अंताजी माणकेश्वर 1753 से 25 साल से दिल्ली में तैनात था। दिल्ली के नस नस को अंताजी पहचान चुका था। नाना को लिखे पत्र में वो कहता है, सूरजमल जी 2 साल वजीर के साथ है। अब 4-8 महीने के लिए वो घर चले गए थे, लेकिन ये हमारा वजीर, उसने पुनः दिल्ली उन्हें वापस बुलाया। ये सब मिलके एक योजना बना रहे हैं। ये 3 आदमी हैं, वजीर कमरुद्दीन का पुत्र खान खनान इंतिजोद्दौला, मीर शहाबुद्दीन, इमादुल मुल्क और एक दरबारी, ये 3 मिलके योजना बना रहे हैं। वहां बादशाह वजीर से प्रभावित है। मित्रों, बादशाह बहुत युवा था, उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था। बाप मर गया 48 में मोहम्मद शाह, तो मराठों ने और यहीं वजीर ने उसको गद्दी पे बिठाया। उसको कुछ समझ में ही नहीं था, बस 17 साल का था, 17 साल में गद्दी में बैठ गया। अब आया है 1753-54 में तो उसकी विदाई हो गई। वो तो देखते हैं आगे, लेकिन अभी ये अपना
अंताजी लिखता है कि बादशाह वजीर से बड़ा प्रभावित है, लगता है बादशाह उसी के हुक्म से चल रहा है। उस यानी वजीर को वार्तालाप करने के बहाने किले पे बुलाया जाए और उसका काम तमाम करे। ये बादशाह का अलग प्लान था। अब अपने अपने स्तर पे हर एक बंदा योजना बना रहा है कि दूसरे को निपटाऊं। इसमें मजा आएगा सुनने में आपको। वहाँ वजीर लगा हुआ है कि बादशाह को निपटाएं, जो 22 साल का एक युवा है। वहाँ कमरुद्दीन, इंतजोद्दौला, शहाबुद्दीन, इमामुद मुल्क और एक था दरबारी। वो योजना बना रहे हैं कि सदादत जंग को निपटाया जाए। ये 3 तो हो गए, हर एक बंदा दूसरे को निपटाने चला था। अब खान खनान इंतिजोद्दौला का प्लान था कि मैं वजीरी संभालूं, इमादुल मुल्क मीर बख्शी बन जाए। अब मीर बख्शी यानी मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि भाई मुझे नहीं मालूम मीर बख्शी, तो भाई मीर बख्शी मुगल सल्तनत का संरक्षण मंत्री होता था। अब आज की डेट में ये मैं उर्दू बोलूं तो हमारे मीर बख्शी राजनाथ सिंह जी है। ये था मीर बख्शी। अब इस योजना को अत्यंत गुप्त रखा गया था। अंताजी आगे लिखता है, प्रातः काल में बापूजी ने मुझे बादशाह की चिट्ठी दिखाई। उसने यानी बादशाह ने बापूजी को 5000 की फौज तैयार रखने को कहा है। उधर बादशाह की माताजी किले से वजीर को चिट्ठी भेज रही हैं। दगा फटका का अंदेशा है, आप यहाँ अभी बिल्कुल मत आना। क्योंकि मैंने बताया था ना कि सारे सरदार तो उसको विनती कर रहे थे कि आप उत्तर में आना। यहाँ अंताजी बता रहा है कि भाई ये मार्च 53 में आप यहाँ बिल्कुल दिल्ली में नहीं आना, दिल्ली में गंद मची हुई है। वजीर तो अवध से तोपखाने के साथ 25,000 की फौज लेके आया है। वजीर ने मलिका जमानी को उल्टा समझाया है। उसने कहा है कि जिसने हमारे विरुद्ध ये खेल रचा है उसे मैं ठिकाने लगाऊंगा। बादशाह को कैद करके मोहम्मद शाह के भाई को नया बादशाह मैं बनाऊंगा। इस बात से शहर में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। बादशाह ने अंताजी से गुहार लगाई, मित्रों, अंताजी बस आपका सहारा मुझे बचा है। मैं तो सर्वस्वी बालाजी राया का ही हूं। ये अपना चिरकुट उसे अंताजी को बता रहा है। कृपया मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। मैंने उसको बता दिया, मैंने यानी अंताजी कह रहा है कि मैंने उसको बता दिया, हजरत अमित चाकर सेवा करी ना, हम तो चाकर है, नौकर है, सेवा करी है। आप निश्चिंत रहिए, मरते दम तक हम सुरक्षा करेंगे। अब अंताजी ने ये बात भी गुप्त रखी थी कि उसकी और बादशाह की कुछ बात हो गई है। आखिरकार उसने बापूजी को ये बात कह दी। बापूजी को उसने कहा कि आप मेरे साथ बादशाह की सुरक्षा में रहे। बापूजी, बादशाह अजन्म श्रीमंत का ऋणी रहेगा, ये अंताजी ने बापूजी को कहा। बादशाह के सारे अमीर उमराव यानी दरबार में जितने भी दारुल इस्लाम के अशराफ थे ना, मोमिन, वो अब वजीर के साथ हो चुके थे। खान खनान, मीर बख्शी और मैं, हम ही लोग हैं जो किसी षड्यंत्र में शामिल नहीं है, इसलिए पीछे बैठे हैं।
वैसे ये अंताजी यहाँ पे झूठ बोला, या फिर हम कह सकते हैं कि अंताजी को ये पता नहीं था कि खान खानन और मीर बख्शी में सचमुच ये हो रहा है। उसको संशय तो आया था, लेकिन ये पता नहीं था कि सचमुच में ये योजना बना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सचमुच ये योजना बन रही थी। अंताजी कहता है, इतने में नवाब वजीर को नवाब ये लोग कहते थे क्योंकि वो अवध का नवाब भी था। नवाब वजीर की हमारे पास चिट्ठी आई। चिट्ठी में नवाब कहता है कि सरदार शिंदे होलकर तो हमारे अपने आप्त है। जब अंतर्वेदी में थे तो हमने करार किया है, जो श्रीमंत का शत्रु वो हमारा शत्रु, तद्वत जो हमारा शत्रु वो आपका शत्रु है। आप भी हमसे जुड़ जाइए। हमने त्र्यंबकराव सूबेदार को 5000 के फौज के साथ भेज दिया। ये अंताजी नाना को लिख रहा है। ये बहकावे में, वजीर के बहकावे में आए हैं। मैं बता दूं बहकावे में क्यों आया, ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन अंताजी लिख रहा है कि हमने त्र्यंबक सूबेदार को 5000 की फौज के साथ वजीर के पास भेज दिया है। दूसरे दिन हम यमुना स्नान करने चले गए थे। अचानक हमारा एक स्नेही हमारे पास यमुना तट पर दौड़ दौड़ के चला आया। उसको देख के हम भी खड़े हो गए। उसने चिट्ठी दिखाई। वजीर ने दूसरे दिन लगातार फिर एक चिट्ठी भेजी थी। अब वजीर गुंडागर्दी की भाषा करने लगा था। वजीर ने कहा था, अगर हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हें भी मरहट्टों को देख लूंगा। अगर हमारे बादशाह को कुछ हुआ तो ये स्वामी द्रोह होगा, ये आप भूले ना। ये पलटी बहादुर देखो कैसे है। ये जमानी को, मलिका जमानी को कह रहा है कि मैं पाछा को उखाड़ के फेंक दूंगा। हाँ, और मराठाओं के सामने तुरंत पलटी मार के कह रहा है कि भाई पातशाह को कुछ हुआ तो ये तो स्वामी द्रोह होगा, अगर कुछ हुआ तो मैं आप सभी मरहट्टों को देख लूंगा। भाषा देखिए, सफदरजंग बड़ा शैतान शातिर खिलाड़ी था राजनीति का, ये तो मानना पड़ेगा। आगे कहता है, सैयद का नाम लेने वाला जो बचा है उसको भी मैं हाल हाल करके मार दूंगा। वैसे मित्रों, यही समय था 53 का, जब अब्दाली 60,000 की फौज लेके डायरेक्ट दिल्ली आ रहा था। अब ये सदात जंग जो है, वजीर वो धमकाता है मराठों को कि भाई अब्दाली 60,000 फौज लेके दिल्ली आ रहा है, ऐसे में आप ऐसा विद्रोह कैसे कर सकते हो? किसने किया भाई? किया किसने ये तो बताओ। आप भी पातशाह को बचाने की बात कर रहे हो। हाँ, 5,000 की फौज तो ऑलरेडी मैंने दे चुकी, मराठे उनके पास भेज चुके थे। तो विद्रोह कौन कर रहा था, किसके साथ कर रहा था? ये मराठों को धमका रहा था, बताइए। अंताजी लिखता है, चिट्ठी में वजीर ने लिखने के बाद हम अपनी जगह लौटे, जो भी उनकी जगह फिक्स थी, यानी वो सूबेदार की 5,000 की फौज भी वापस आ गई, किले में चली गई। बादशाह किले में चला गया, वजीर यमुना पार जहां उसकी शिविर लगा हुआ था वहां लौट गया। दूसरे दिन यानी तीसरे दिन टोटल बादशाह की एक चिट्ठी मराठों को मिली। उसने स्पष्ट कहा था, भाई मैं बादशाह हूं, चलो बढ़िया, मैं यानी अभी तक मैं बादशाह हूं। श्रीमंत ने मेरे लिए आपको भेजा है, ये ध्यान रहे। मैंने आज वजीर के 2 सूबे अयोध्या और प्रयाग बालाजी राया को देने का फैसला किया है। अब ये चिरकुट
मुगल सल्तनत का बादशाह। हाँ, ये मराठों को लिख रहा है कि भाई 2 सूबे अयोध्या और प्रयाग में बालाजी राया को देने का मैंने फैसला किया है। यानी कागज पे करार नहीं, कुछ नहीं, बस हवा में गोली चला दी। अब ये सुन के बापूजी ने दोनों सूबे के ठप्पे भी तुरंत तैयार करवा लिए। बापू ने कहा, ये ठप्पे तो तैयार हैं, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। वजीर को जमी दोस्त करने किए बिना वो सुबह हमारे हाथ में आने से रहे, ये बापूजी ने अंताजी को कहा। उसके अगले दिन फिर एक वजीर की चिट्ठी आई। अब खेल देखो, रोज कागज 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 कागज, ये अशराफ बस खेल रहे हैं दिल्ली में राजनीति के। हाँ, वजीर की चिट्ठी आई। वजीर की चिट्ठी में लिखा था कि आगरा की सनद उसने सूरजमल जी को सौंपने का निर्णय लिया है। वजीर कह रहा है अब उस पे ये साइन स्वाक्षरी तो मुगल सल्तनत की लगेगी, अपने शाहजहां की लगेगी, बादशाह की। लेकिन यहाँ पे वजीर ने चिट्ठी में लिखा कि आगरा की सनद हमने सूरजमल जी को सौंपने का निर्धार किया है। चलो बढ़िया। मित्रों, राजनीति का ये घिनौना चेहरा देखो दिल्ली की राजनीति का। शायद ये दिल्ली को लगा श्राप है, क्योंकि हम देखते हैं गत 1500 साल से दिल्ली में राजनीति ऐसे ही होती है। कोई भी कहीं से भी चिरकुट उठ के आता है, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगता है और राजनीति शुरू करता है। तो ये था उस वक्त भी यही घिनौना चेहरा दिल्ली का था। वहां 3 सरदार बादशाह को उड़ाने की बात कर रहे हैं। वजीर और ये अपना मलिका जमानी ठेठ गद्दी छीनने की बात कर रहे हैं। ये अलग से योजना बना रहे, वो अलग से योजना बना रहे, 3 लोग। अब बादशाह वजीर का सूबा, ये नवाब वजीर का सूबा बादशाह नाना को देने जा रहा था, बताइए। तो वहां पे वजीर, आगरा का सूबा वजीर ने सूरजमल को देने का फैसला किया था। अंतर्वेद पठानों के नाम वो करना चाहता था वजीर। तो काशी का जो अमल था वो रद्द करने की भी योजना मुगल सल्तनत की थी। अब बताइए, इसमें हम कहाँ आते हैं, मराठे कहाँ आते हैं? कहीं नहीं आते। आगे चिट्ठी में वजीर कहता है कि हम राजपूतों से मिलके हमारे और उनके भविष्य का निर्णय करेंगे। श्रीमंत, ये अंताजी लिख रहा है, श्रीमंत एक अर्जी है भाई, हम तो सेवा करी है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ों के राजनीति के चक्कर में सिर्फ हम बदनाम हो, क्योंकि यहाँ पे शिंदे होलकर नहीं है, मैं अकेला हूं और हिंगने वकील भी मेरे साथ यहाँ नहीं है। वजीर ने मुझे 10 लाख की जागीर देने का लालच दिखाया है। अब ये था मूल में 3-4 महीने से अंताजी जो पत्र व्यवहार कर रहा है ना सबसे, तो इसके मूल में अंताजी का जो मन था वो मन लालच के सहारे बिगड़ गया था। वजीर ने उसे 10 लाख रुपए जागीर देने का लालच दिखाया था, लेकिन अंताजी को जब बापूजी ने समझाया, उसका कान बिन पकड़ा होगा रात को तो अंताजी को समझ आया। अंताजी नाना को लिख रहा है कि भाई मुझे 10 लाख रुपए जागीरी देने का लालच वजीर ने दिखाया, तो मैंने भी उनसे कहा कि देखो हम तो नौकर हैं, जैसे श्रीमंत के वैसे आपके और बादशाह के, आप सबकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, ये प्रार्थना मैं कर रहा हूं। आप दोनों अपना वितुष्ट नष्ट करें, बादशाह को गद्दी से ना हटाए, हमें बादशाह के पास ही रहने का मौका दे, ये वजीर से अंताजी ने कहा। अब
ये सब जो वजीर और अंताजी में हुआ, ये सब उसने बापू को बताया। जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी मुलाकात हुई रात को और बापूजी का स्पष्ट अंताजी से ये कहना था कि अगर 5 मराठा भी वजीर के पास चले जाते हैं ना, तो बादशाह हमारी तरफ आंख तिरछी करके देख लेगा। अगर हम उसे 2 सूबे लेते हैं तो श्रीमंत को मुंह दिखाने के काबिल हम नहीं रहेंगे। इनके अंदरूनी राजनीति है, उसे हमें क्या लेना देना है बताइए। हम तो पेशवा के हैं, पेशवा के थे, पेशवा के हैं, पेशवा के ही रहेंगे। अब ये ज्ञान बापूजी ने अंताजी को दिया। अंताजी के शायद मन में था कि भाई 10 लाख की जागीर तो बहुत होती है और अभी तक तो उसके खर्चे का पैसा भी नहीं मिला था। वो बताऊंगा कल क्या हुआ। अंताजी कह रहा है मैंने बापू से उन दोनों की जो बात हुई वो भी समझा दी। खान खानन को समझना थोड़ा सा श्रीमंत मुश्किल है। ये वजीर ने 40,000 की अब फौज जमा कर रखी है दिल्ली के बाहर। अगर उन दोनों का युद्ध होगा तो 5-10 हजार की जाने तो 100% जाएगी। लगता है कि ये जो इनमें द्वंद्व है ये युद्ध के तहत ही समाप्त होगा। आज अब्दाली अटक में है, मीर मन्नू पंजाब में लाहौर में उसकी राह देखे बैठा है। पठान यहाँ दिल्ली में आया था, लेकिन इन मुगलों का गृह कलह को देख के पठान फिर रोहिला खंड लौट गया है। पता नहीं आगे क्या होगा। तूर्त आज की घड़ी में बापूजी के आज्ञानुसार और बापूजी के आज्ञा के नीचे हम सब है यहाँ दिल्ली में हैं। काशी का अमल मैंने कर दिया है, अंतर्वेद और आगरा दोनों मैंने बचा के रखे। आगे सरदार जब हमारे आएंगे तो वहां का बंदोबस्त बढ़ाया जा सकता है। गाजीउद्दीन को दक्कन भेजने का सरदारों का मनोदय है, वो काम भी आएगा। लेकिन उनके पास, गाजीउद्दीन के पास 2000 की भी फौज नहीं है। अब देखो एक ही पत्र में ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। पहले तो वो उसने कहा कि भाई गाजीउद्दीन को लेके शिंदे होलकर तो निकल चुके, और ये आप फिर कह रहा है कि भाई बाकी के भी जितने भी बचे हुए सरदार थे उनका भी यही मनोदय था कि गाजीउद्दीन को दक्कन भेजा जाए, क्योंकि नाना वैसा चाहता था। लेकिन आगे की लाइन में अंताजी वो पत्र में ये कहता है कि भाई उनके पास तो 2000 की भी फौज नहीं है। तो शायद निकलना तो तय था, ये अंताजी जानता होगा, लेकिन अब निकले हैं नहीं निकले हैं, क्योंकि जब गाजीउद्दीन निकला है तो गाजीउद्दीन माड़वा में था, जहां मल्हार, ये मैंने आपको पहले एपिसोड, ये हमारे जो एपिसोड है कुछ 30-35 एपिसोड पीछे आप चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। गाजीउद्दीन दिल्ली में था ही नहीं, गाजीउद्दीन माड़वा में था। अब ये दोनों माड़वा गए, फिर वहाँ से बुरहानपुर आ गए, बुरहानपुर में से औरंगाबाद आ गए, संभाजी नगर में मराठवाड़ा में, और संभाजी नगर में खाने में जहर देकर निजाम अली की माँ ने, यानी इसकी सौतेली माँ ने गाजीउद्दीन को मार डाला। ये है स्टोरी। तो शायद अंताजी को ये पता नहीं था कि ये एक्चुअली निकल चुके हैं, इसलिए वो कह रहा है कि भाई गाजीउद्दीन को दक्कन भेजने का प्लान तो अच्छा है, लेकिन उसके पास तो 2000 की फौज नहीं है। क्योंकि मित्रों, गाजीउद्दीन को दरबारी बनाकर उसके ही बाप ने गत 20 साल से दिल्ली में बिठाया था। क्लियर कट निजाम का एजेंडा था कि भविष्य में ये मेरा लड़का मेरे विरुद्ध बगावत ना करे। इसके बाद उसके दूसरे बेटे नासिर ने अलबत्ता ये बगावत की है, हमने उसका सुना है। आगे बढ़ते हैं।
अंताजी आगे लिखता है कि श्रीमंत दक्षिण सूबेदारी आपकी है, आपके आज्ञानुरूप सलाबत को सनद देने का प्रयास मैं करूंगा। क्योंकि ये भी चल रहा था ना कि भाग्यनगर से इस सलाबत को हटा के दिल्ली में ही बिठा दो सूबेदार बन के, या कहीं और जगह पे भेज दो। तो अंताजी कह रहे हैं कि उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। स्वामी, इस साल ये दिल्ली की जिम्मेदारी थोड़ी सी मुझ पर भारी पड़ी है। मेरी इच्छा है कि अब ये दिल्ली की जिम्मेदारी शिंदे और होळकर संभाले। क्षमता अनुसार मैं तो काम कर रहा हूं। यहाँ हमारी 5000 की भी फौज नहीं है, कम ज्यादा कुछ हुई होगी, लेकिन 5000 जो पहले करार में था वो नहीं था। आगे लिखता है, लेकिन दिल्ली वालों की सबसे विश्वसनीय फौज हमारी ही है। वकील तो देख ही रहे हैं कि मैं पूरी क्षमता से काम पे लगा हुआ हूं। ये अंताजी अपना ढोल बजा रहा है नाना के सामने कि भाई नाना वकील से पूछे कि भाई अंताजी कैसे काम कर रहा है। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पत्र का, जो मैं मानता हूं 75,000 का अकाउंट्स, खर्चे का जो अकाउंट्स है वो मैंने कागज के साथ जोड़ दिया है। मित्रों, पत्रों के साथ ये 75 का खर्ची वाला जो अकाउंट है वो इन लोगों के पास नहीं है, मुझे नहीं मिला, लेकिन अंताजी कह रहा है तो जोड़ दिया होगा। अंताजी बाद में कहता है, गोविंद बल्लाळ की सनद मुझे जरूर भेजना, श्री कृपय वरुण। ये असल पत्र है अंताजी का, क्योंकि वो दिल्ली वासी मराठा सरदार था और वो 25 साल से दिल्ली में ही था। इसके बाद ये पत्र मार्च 53 के बाद अंताजी हिंगणे वकील में प्रचंड तनाव उत्पन्न हुआ। अंताजी का ये बिना मतलब के राजनीति में दखल देना दिल्ली के, ये हिंगणे वकील को बिल्कुल मित्रों पसंद नहीं था। लेकिन वो उसका मानना था कि अंताजी का दिल्ली के राजनीति में इतने गहरे तौर पे दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन परिस्थिति देखो आप, 25 साल से दिल्ली में अंताजी के रहने के बाद, वो भले अनजाने में सही, हम मानते हैं कि वो अनजाने में उसने राजनीति में वो गिर पड़ा था, क्या कहते हैं उसके हिंदी में, राजनीति में दखल अंदाजी वो तो दिल्ली की राजनीति में दे रहा था, क्योंकि 25 साल से दिल्ली में था और वो उस राजनीति का एक हिस्सा जरूर बन गया था। वंदे मातरम।